नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वननोट क्लासेस में। तो आज हम ये हमारी पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर है और ये 5वीं क्लास भी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 15 से, और इससे पहले हमने पिछले 4 क्लासों में हमने कवर किया है संविधान का विकास क्रम, संविधान सभा और जितने भी अधिनियम आए थे अंग्रेजों के टाइम में वो सब, और प्रस्तावना के बारे में डिस्कशन, और भाग 1, भाग 2 और थर्ड में हम चल रहे हैं। इसमें भी हमने 2 आर्टिकल्स 12, 13, 14 3 आर्टिकल हमने इसमें कवर कर लिए। तो चलते हैं हम इसमें क्लास में। अनुच्छेद 15 महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसके, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है, राज्य अपने नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्टेट की बात हो रही है और नागरिकों से ये चीजें नहीं करने की बात करता है। और किन आधार पे, 4 आधार, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा नागरिकों के बीच में, ठीक है। ये इंश्योर करेगा स्टेट। आर्टिकल 15(2) कहता है ये प्रावधान सार्वजनिक स्थानों जैसे भोजनालय, सिनेमाघर, मंदिर, होटल आदि में भेदभाव को रोकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इन स्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीजें हैं असमानता को कम करने के लिए लाई गई थी, ठीक है। कि भोजनालय ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं, सिनेमाघर, मंदिर, होटल्स में भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कौन से स्थल होंगे, सार्वजनिक स्थल, ठीक है। निजी व्यक्तियों पर भी लागू होगा 15(2). अनुच्छेद 15(2) न केवल राज्य पर बल्कि निजी व्यक्तियों पर भी लागू होगा ताकि किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो ये सार्वजनिक के साथ साथ निजी स्थान, ठीक है, सार्वजनिक के साथ साथ निजी व्यक्ति, ठीक है, वे लोगों से क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। भोजनालयों में, सिनेमाघरों में, चाहे वो भोजनालय प्राइवेट हो या फिर निजी हो, ठीक है। सिनेमाघर प्राइवेट हो चाहे निजी हो, मंदिर ऐसे, मंदिर तो वैसे सार्वजनिक होते हैं, होटल्स, ठीक है, उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं अपन अनुच्छेद 15(3) पे। इस उपबंध के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। तो इसके तहत सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान किए। तो पहले, इससे पहले के जो 2 आर्टिकल थे, 15(1), ठीक है, और 15(2), ठीक है, तो ये थे नकारात्मक, ठीक है। ठीक है, नकारात्मक का मतलब है कि वो डिनाई करता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। और 15(3) और 4 ये क्या है, सकारात्मक, क्योंकि इसमें क्या है कि भेदभाव ऐसा करेंगे कि जो पिछड़े वर्ग है, जहां से लोग आते हैं, महिला हो, दलित लोग हो, ठीक है, ऐसे लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है स्टेट। बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए, तो इसमें क्या कर सकता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मान लो इस समाज की स्थिति ये है, ठीक है, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए, बराबर लाने के लिए इन लोगों को ये स्पेशल प्रोविजन इनके लिए रख सकते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। जो 15(4) में
आते हैं राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह उपबंध राज्य को विशेष अवसर और आरक्षण देने की अनुमति देता है जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि स्टेट क्या करेगा, जो पिछड़े वर्ग होते हैं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, उनकी उन्नति के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है स्टेट। और ये उपखंड राज्य को विशेष अवसर और आरक्षण देने की अनुमति देता है। ठीक है, कि ऐसे लोगों के लिए वो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है और विशेष अवसर उनके लिए क्रिएट कर सकता है, सर्जित कर सकता है, और आरक्षण देने की अनुमति देता है कि उनको स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसे लोगों को आरक्षण या फिर कुछ ऐसे असिस्टेंट ग्रांट देना जरूरी है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, सोशल जो जस्टिस हमारा वो इंश्योर होगा। नेक्स्ट 15(5) पे आते हैं अपन, अनुच्छेद 15(5). संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा ये उपखंड जोड़ा गया कि इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया। ठीक है, तो 15(5) किस बात की बात करता है कि जो एजुकेशन या फिर एकेडमिक जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गवर्नमेंट वाले, उनमें स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो। और यह है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, शैक्षणिक, सोशल और शैक्षणिक सेक्टर में ऐसा करने का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। ठीक है, एक मिनट थोड़ा। ठीक है, 15(5) पे हम बात कर लिए थे। 15(6) पे आते हैं अपन, अनुच्छेद 15(6). ठीक है,
ये क्या कहता है कि 103वें संशोधन, संविधान संशोधन के तहत यह उपखंड जोड़ा गया है कि जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये 15(3) भी क्या है कि 15(6) भी क्या है कि 15(6) ये भी क्या है कि अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव एक्शन के लिए ये लाया गया है 15(6) आर्टिकल। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जो समाज में इकोनॉमिक बेसिस पे जो लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और बाकी जो ऊपर वाले दिए गए हैं वो सोशली दिए गए। ठीक है, जो आरक्षण दिया गया था वो किस बेसिस पे दिया गया था, सामाजिक सोशल लेवल पे, और ये जो 15(6) के तहत दिया गया वो इकोनॉमिक बेसिस पे दिया गया। ये जो डिफ्रेंशिएट है वो आपको रखना पड़ेगा यार। ठीक है, निगेटिव वाले मूल अधिकार कौन कौन से हैं, आर्टिकल 14। ठीक है, निगेटिव वाले मूल अधिकार कौन से होते हैं, जो किसी विषयी कार्रवाई या कार्रवाई पर रोक लगाते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार राज्य को नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन करने से रोकते हैं। और कुछ नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार निम्नलिखित है। तो 14 ऐसा है जिसको स्टेट रोकता है, तो हमने बात किया था अभी 15(1) का, और 15(2) भी क्या है, इसमें निगेटिव है। ठीक है, और 16(2) ये भी निगेटिव है, स्टेट को रोकता है। 18(1), ठीक है, तो 16(2) क्या करता है, राज्य लोक नियोजन में धर्म जाति लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और 18 क्या कहता है, राज्य किसी भी नागरिक को सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधियों के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में नागरिक को संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें कोई भी नागरिक दोहरे खतरे से सुरक्षित होता और बिना विधि के अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि स्टेट को डिबार कर रहे हो, स्टेट को रोक रहे हो। ठीक है, कि तुम ये चीजें नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है, बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार है। ठीक है, तो उससे किसी ऐसे एडवोकेट या वकील से परामर्श लेने का पूरा पूरा अधिकार था। अनुच्छेद 28 से क्या कहता है, पूर्ण राज्य से राज्य निधि से पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिसमें 100% पैसा कौन दे रहा हो, स्टेट दे रहा हो। ठीक है, स्टेट का मतलब है सरकार। ठीक है, ये प्रावधान भारतीय समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अहम है और सभी नागरिकों को एक समान कानून और सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं। सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार कौन कौन से हैं, सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो नागरिकों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये अधिकार न केवल भेदभाव को समाप्त करते हैं बल्कि विशेष समूहों को संरक्षण और अवसर प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो जिनको करने से समाज पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और ये क्या करते हैं, विशेष समूह को संरक्षण और अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 सकारात्मक है, शिक्षा पाने का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करता है। उसका उद्देश्य यह है कि हर नागरिक को शिक्षा की सुविधा मिले। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, यह है अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो किसके अंतःकरण की, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच में। 29(1) क्या कहता है, ठीक है, अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है 29 और 30। ठीक है, तो 29(1) क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बात की गई, लैंग्वेज, स्कल्पचर और कल्चर बनाए रखने का अधिकार होगा। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो बेसिकली ये जो 29 और 30 जो आर्टिकल है वो माइनॉरिटीज के लिए किया गया है प्रोविजन। 31 क्या कहता है, यह अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है,
तो जैसे अल्पसंख्यक भाषाई रूप से कौन, पारसी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा कौन, जैन हो गए, ठीक है, धार्मिक रूप और भाषाई रूप से एंग्लो इंडियंस हो गए, ठीक है, इंडिया में तो एंग्लो इंडियंस ही है, सॉरी। अनुच्छेद 16, अब आते हैं हम अनुच्छेद 16 पे। ये अनुच्छेद लोक सेवाओं में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल रिलीजियन, कास्ट और रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस भी कौन सा, डोमिसाइल वाला, ठीक है, डोमिसाइल, सेक्स, और उसमें जो 15 में था वो 4 बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 में 4 आधार पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते, लेकिन इसमें 5 आधार बताए गए, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई सारे एग्जाम में भी ये भी पूछा गया है कि किस आधार पे वो नहीं किया जा सकता। तो इसमें धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। तो ये 16 का था। आर्टिकल 16 का अपवाद क्या है, संसद विधि द्वारा सरकारी पद के लिए निवास की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है, सरकारी पदों के लिए। राज्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है, ये सकारात्मक प्रोविजन है। राज्य विधि द्वारा किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों में किसी पद पर नियुक्ति के लिए धर्म विशिष्ट जानकारी रखने की शर्त रख सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 के ये क्या है, अपवाद है। इसमें क्या होता है कि स्टेट क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और उसको स्पेशलाइज किया गया है कि किन किन सेक्टरों में स्टेट डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे कि सरकारी जो पोस्ट पे होते हैं उनके लिए रेजिडेंस का कर सकता है। ऐसे विशेष जो वर्ग होते हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर सकता है, ठीक है। और रिलीजन और कम्युनल ऐसी इंस्टीट्यूशन जिनके किसी पद पर नियुक्ति के लिए धर्म विशिष्ट जानकारी रखने की तो शर्त रख सकता है कि हमें क्या करोगे, आप इनकी सूचना दोगे, जो भी आप जो एस्टेब्लिश कर रहे हो, जो भी धार्मिक संस्थान है, ठीक है, कम्युनल जो भी संस्थान है, वो किन किन पदों पर किन किन लोगों को नियुक्ति दे रहा है उसकी जानकारी हमें देना जरूरी है। तो ये चीजें कर सकता है। महत्वपूर्ण न्यायालयीय डिसीजन कौन कौन से हैं, आर्टिकल 16 को लेके, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य 2020 में आता है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्पेशल ध्यान रखना कि कौन से वाद में, ठीक है। तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि मौलिक अधिकार नहीं है पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। तो बल्कि ये सरकार का विवेकाधिकार, तो सरकार विवेकाधिकार रखेगी कि किसको आरक्षण देना और किसको नहीं देना। ये कौन कहता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 2020 में। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि किसी वर्ग का राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसे आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। तो 16(4) भी इसका इसी के साथ साथ ही अपेक्स किया गया है कि ऐसे राज्य ये आइडेंटिफाई करेगा कि स्टेट में ऐसे कौन सा वर्ग है जिनको राजकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस बेसिस पे रिजर्वेशन इन्होंने किया, ठीक है। अब आते हैं अपन इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ वाले डिसीजन में इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने 16(4) में दिए गए आरक्षण का लाभ केवल सेवा में प्रवेश और नियुक्ति के लिए, न कि पदोन्नति के लिए। तो ये आरक्षण का लाभ किनको मिला होगा, केवल सेवा में प्रवेश और नियुक्ति के लिए, ठीक है। इस 16 आरक्षण की सीमाएं डिसाइड की गई थी इंदिरा साहनी वाले में कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता आरक्षण। क्रिमिनल की पहचान करने का इन्होंने बात की है कि न्यायालय को अधिकार है कि वह राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग में क्रिमिनल की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ से वंचित करने का निर्देश दे सकता है। तो ये जो पावर है किसको दिया गया है, स्टेट को नहीं, ये किसको दिया, जुडिशियल को, ठीक है, जुडिशरी को ये अधिकार दिया गया है कि क्रिमिनल की पहचान करना और आरक्षण लाभों से वंचित करने का निर्देश वो दे सकता है। विशेषज्ञता इसीलिए जब अभी क्या है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आप
एससी और एसटी में भी क्या कर सकते हो, सब कैटेगरी कर सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी कर सकते हो, और उसमें क्या कर सकते हो आप, एससी एसटी में क्रिमिनल क्रिमिनल ला सकते हो, ठीक है। तो ये अभी क्या है, तो ये जो अधिकार है किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। अभी ज्यादा बात नहीं है, ये जुलाई में डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। विशेषज्ञता और परम क्षेत्र, विशेषज्ञता तथा परम क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी आदमी स्पेशलिस्ट हो किसी भी इश्यू में, किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में, तो उनको उस बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाए, तो ये नहीं माना गया है। एकल पद नियुक्ति, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर एक पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। मंडल आयोग का गठन, पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में कब हुआ था, 1953 में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था 1979 में, ठीक है। मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की, ठीक है। तो जो मंडल आयोग है उसी के बेसिस पे ओबीसी को क्या मिला है, 27% रिजर्वेशन मिला है। जी रोहिणी कमेटी आती है, इसमें क्या किया गया है, जो सब कैटेगराइजेशन हुआ है उसकी बात की गई है। तो उप वर्गीकरण के लिए जी रोहिणी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया, जिसे 31 जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। तो इसी बेसिस पे अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आप क्या कर सकते हो, एससी और एसटी में सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो। और इस जो ये कमेटी, इसका नाम क्या है, जी रोहिणी, ठीक है। संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019 16(6) के अंतर्गत आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये इकोनॉमिक बेसिस पे इन्होंने रिजर्वेशन दिया है इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं 16, 15 और 16 के बारे में हमने डिस्कशन किया है, और आर्टिकल 17 पे बात करते हैं, अस्पष्टता का अंत, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी, abolition of untouchability, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 बात करता है, अनुच्छेद 17 भारतीय समाज में व्याप्त अस्पष्टता का अंत करता है और इसे अपराध घोषित करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अस्पष्टता का व्यवहार करने वाले को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। संसद को अनुच्छेद 35 कै 2 के तहत इस अपराध के लिए दंड विधि बनाने की शक्ति है। तो इसके लिए संसद क्या कर सकता है, दंड विधि बना सकता है, ठीक है। तो इसके लिए संसद एक अधिनियम लेके आती है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1955 के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों लाया गया था, क्योंकि इसको नाम पहले अस्पष्टता अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया था इसका, लेकिन अस्पष्टता नाम ही अपने में क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अस्पष्टता को बढ़ावा नहीं देने के लिए, इस नाम को ही खत्म करने के लिए इन्होंने इस एक्ट का नाम रखा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा है, ठीक है। संसद ने अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के 1 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1925 को पारित किया है, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में संशोधित किया गया था, ठीक है। तो ये जो अस्पष्टता पहले 1955 में क्या किया गया था, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955 को लाया गया था, ठीक है। तो इसको चेंज करके क्या किया गया था, सिविल अधिकार। तो इसको चेंज क्यों किया गया था, क्योंकि अस्पष्टता शब्द है वो अपने आप में निगेटिव है, और समाज में इस नाम से ही क्या होती है, अनटचेबिलिटी फैलती है। तो ये डिस्कशन हुआ, कई दिनों तक डिस्कशन होने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम बदल के क्या करना है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 इसको किया गया था, ठीक है। तो इसकी धारा 12 क्या कहती है, अगर अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ कोई कार्य
इस अधिनियम के तहत अपराध घटित करता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह कार्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। ठीक है, इसमें ये 12 ये कहता है कि धारा कि अनुसूचित जाति के सदस्य के खिलाफ कोई कार्य इस अधिनियम के तहत अपराध अपराध घटित करता है तो यह मान लिया जाए कि वह कार्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया। जैसे अगर आप कोई भी SC ST का कोई भी व्यक्ति अगर वो पुलिस में FIR दर्ज करवाने जाता है तो FIR दर्ज की जाती है। ठीक है, करने के बाद में किसी भी आधार पर अगर FIR दर्ज की जाती है तो उसमें भी ये मान लिया जाता है कि इसमें अस्पष्टता का क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो उस अस्पष्टता के आधार पर ही वो क्या की जाएगी, दर्ज की जाएगी। ठीक है, जब तक होगा जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, कि अस्पष्टता के आधार पर हुआ है या फिर किसी और अन्य आधार पर FIR दर्ज की गई है या फिर अन्य आधार पर इनके ऊपर शोषण हुआ। ठीक है, इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख नहीं है, केवल अनुसूचित जातियों का ही उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इस ये जो अनुच्छेद उसमें शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कही है, केवल शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। ठीक है, धारा 2 क्या कहता है इसका, अनुसूचित जाति की परिभाषा वही है जो संविधान के अनुच्छेद 356 20 24 में दी गई है। ठीक है, और अनुसूचित जातियों को अनुच्छेद 341 के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो दो जगह इनको परिभाषित किया गया है कि अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों की परिभाषा क्या है। 341 राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचना द्वारा जारी कर सकते हैं और संसद उस सूची को संशोधित कर सकती है। तो 341 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों की सूची का नोटिस जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, ये स्पेशल राइट किसको है, राष्ट्रपति को, कि किसी भी सेक्टर में अनुसूचित किसी ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पूरे इंडिया का या फिर स्टेट का हो सकता है फिर संघ राज्य क्षेत्र का, उसमें SC कैटेगरी बनाने का नोटिस सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया गया ये राइट। ठीक है, और अब आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन का मत क्या है इसमें, इसका नाम पूरा ग्रेनविल है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समूहों को राज्य की स्वेच्छाचारी और पूर्वक गृहीत कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना। इनमें अनुच्छेद 17 अस्पष्टता के उन्मूलन और अनुच्छेद 15(2) नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में असमानता से सुरक्षा और अनुच्छेद 23 में बेगार के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। तो ये आपका मेंस का भी आंसर हो सकता है कि स्टेट ने अस्पष्टता या फिर पिछड़े हुए लोग या फिर अल्पसंख्यक हुआ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं। तो आप इसमें से ये आंसर भी लिख सकते हो कि 17 में तो ये किया गया है, 15(2) में ये किया गया है, 16(2) में रोजगार के लिए लोक नियोजन की में अवसर की समानता ये किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 में बेगार जो बेगार प्रथा थी जिसमें लोगों को कोई रोजगार वो मेहनताना नहीं मिलता था तो उनका उन्मूलन का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये क्या किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन का ये विचार था मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 18 में। ठीक है, ये बोलता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, उपाधियों का अंत। तो मुख्य बिंदु क्या क्या 18(1) क्या कहता है, राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों को सैनिक और शैक्षणिक सेवाओं में जुड़ी उपाधियों के अलावा, किसके अलावा, मिलिट्री और एकेडमिक सेवाओं से जुड़ी उपाधि के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में समानता बनाए रखना और किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को हतोत्साहित करना। ठीक है, तो स्पेशल राइट और ऐसी कोई भी टाइटल नहीं दी जाएगा एक्सेप्ट मिलिट्री और शैक्षणिक। ठीक है,
मिलिट्री और एकेडमिक के अलावा किसी भी सेक्टर में कोई भी टाइटल, कोई भी अधिकार, कोई भी उपाधि, कोई भी पद नहीं दी जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार 1954, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे 1954 में स्थापित किए गए। ये पुरस्कार संविधान की समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं माने गए और न्यायालय द्वारा वैध ठहराए गए हैं। ठीक है। भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के नेताओं के बाद स्थान मिलता है। ठीक है। उपाधियों का प्रयोग, इन पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता इन उपाधियों को अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं जोड़ सकता। ठीक है। 18(2) क्या कहता है? कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है? कोई भी विदेशी जो भारत सरकार की सेवा में है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट या उपलब्धि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। ऐतिहासिक प्रभाव क्या है इसका? इस अनुच्छेद का आधार डेनजिग के संविधान से के अनुच्छेद 73 और अमेरिका के संविधान के प्रथम संशोधन की धारा 9 से लिया गया है। ठीक है। तो निष्कर्ष क्या होता है इसका? अनुच्छेद 18 का उद्देश्य भारतीय संविधान में समानता और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, जिनमें किसी भी प्रकार की गैर सैनिक और गैर शैक्षणिक उपाधियों का प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि समाज में विशेषाधिकार का कोई आधार न बने। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई अधिकार, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि अगर इसके जगह पे अगर कोई राष्ट्रपति हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो और राष्ट्रपति को विदेश में कोई उपाधि दी जा रही हो, ठीक है, तो उसकी अनुमति कौन देगा? ठीक है। ये सवाल आया था लोगों के सामने कि राष्ट्रपति ही अगर कोई विदेशी धरती पे अगर कोई वो कोई अवार्ड, पुरस्कार या फिर कोई ऐसा टाइटल ले, जिसकी सहमति कौन प्रदान करेगा? ठीक है। तो ऐसे इशू में क्या किया गया था कि जाने से पहले ही राष्ट्रपति ऐसा कुछ लिखे जाएगा पीछे, जिसके आधार पर क्या होगा, उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रपति ही एग्री करेगा कि कौन सा टाइटल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पावर भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो ये जो है स्पेशल राइट किनको है? राष्ट्रपति को। ठीक है। तो आर्टिकल 19 हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने पढ़ा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ठीक है। अब 19 से शुरू करेंगे। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आएगा, वो सब हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हो। ठीक है। उसका आपका पूरा पूरा दिया जाएगा। हाँ, 1977 में ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कारों को मोरारजी देसाई वाली सरकार ने बंद कर दिया था। ठीक है। लेकिन बाद में इसको इनको 1993 के आसपास वापस इसको चालू किया गया था। ठीक है, कि ये दिया जाना चाहिए। और इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।